आप लोग बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे कि कुछ वो टिप्स दे दी जाएं जो आगे आने वाले मेंस और प्री के लिए आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो। अब देखिए 5 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। वो नए लोग होंगे उनके लिए भी ठीक रहेगा और पुराने लोग होंगे उनके लिए भी ठीक होगा। पहली बात, चूंकि अभी सबसे पहले हमारे सामने एमपीपीएससी का मेंस है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा अपने पास कहीं पर चाहे तो लिख लें। वैसे तो याद ही रहेंगी ये बातें, चूंकि मेंस देने जा रहे हैं तो इतना तो आपके अंदर इंटेलिजेंस है कि आप चीजों को याद रखेंगे। पहली चीज, 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम हो सके उतने पहले से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। याद करना एक छोटी चीज होती है, मैं कहता हूं ये आपकी मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए। मतलब आपके पास क्वेश्चन आए और तुरंत उसको लिख दिया जाए, आपको दिमाग भी न लगाना पड़े। इस तरह की चीजों को आप याद करिएगा। अब चूंकि 3 मार्कर्स बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, आप देखिए कि हमारे सामने 3 मार्कर्स के 15-15 के 2 सेट्स रहते हैं, 30 क्वेश्चंस रहते हैं एक पेपर में, और ये 90 नंबर का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा यदि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम मैथमेटिक्स की तरह से नंबर दिला जाएगा। ठीक है, कई बार 2 नंबर भी मिलते हैं लोगों को, 1.5 नंबर भी दिए जाते हैं, 1 नंबर भी मिलते हैं, और 3 पूरे भी मिलते हैं और 0 भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह से ही इसको आप अपने पास लिख करके तैयार कर लें, ताकि आपके सामने जो ही आए वैसे ही आप कर लें। इसके जरिए आप टाइम भी सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको 30 क्वेश्चंस 3 नंबर के लिखने हैं तो आप ये सोचिए हर क्वेश्चन पे थॉट प्रोसेस लेना, हर क्वेश्चन को लिखना, यदि आप करने चले गए तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। पेपर पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तो आप कोशिश ये करिए कि 3 मार्कर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब 3 मार्कर्स में मैंने कहा ना मसल मेमोरी में आना चाहिए, यही स्थिति आपकी 5 मार्कर्स में भी होनी चाहिए। 5 मार्कर्स की कहानी कहां पर है? 5 मार्कर्स की कहानी ये है कि आपका 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 1 लाइन का मतलब मेरा 10 शब्द होता है, और इसी तरह से 1 लाइन का या 2 लाइन का आपका कंक्लूजन भी होना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको लगता है उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स पूछे तो आप पॉइंट्स देकर के आगे बढ़ जाइए। कोशिश करिए कि आपके कम से कम 10 पॉइंट्स हो और रिलेवेंट हो, पैराफ्रेजिंग ना हो। एक ही बात को 4-4 बार 5-5 तरीके से ना कहें, एक बात को एक बार ही कहें। और ये भी ध्यान रखें कि उसको करंट से कोरिलेट करें, जो कंटेक्स्ट है उससे इधर उधर ना जाएं, डिरेल ना हो। तो इन क्वेश्चंस को करते समय भी आपकी याददाश्त और मसल मेमोरी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ही मैक्सिमम होंगे। और यदि मान लीजिए ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है और ये क्वेश्चंस थोड़े से एनालिसिस के हैं या वैल्यूज के हैं, या कोशिश ये हो रही है कि वो उसमें कुछ ऐसी चीजें पूछे जो आपके आइडियाज को लेके आए, तो उसमें भी रैपिड थिंकिंग प्रोसेस आप रखिए। अभी से सोच लीजिए कि इसमें और क्या क्या चीजें आपके थॉट प्रोसेस में पूछी जा सकती हैं, वो भी अपने को याद रखना चाहिए। अब आता है जो फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं 200 वर्ड्स के, उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए मैं हमेशा कहूंगा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या पूछा है आपसे? उन्होंने एक्सप्लेन पूछा है, डिस्कस पूछा है, एनालाइज पूछा है, एग्जामिन पूछा है, एलुसिडेट पूछा है, इलुस्ट्रेट पूछा है, मतलब व्याख्या है, विवेचना है, परीक्षण है, आलोचनात्मक परीक्षण है, मतलब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का जब आप उत्तर लिखते हो तो यदि एग्जामिन है तो उसका उत्तर अलग होगा, और यदि डिस्कस है तो अलग होगा, एक्सप्लेन है तो अलग होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका उत्तर दें, ना कि जो आपको पता है उसका उत्तर दें। तो इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस उन शब्दों के साथ उत्तरों को लिखने की होनी चाहिए। देखिए हमने तो क्लास में आपको लिखवा रखा है सारी चीजों को कि एग्जामिन कैसे करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करेंगे, क्यों ऐसे हुआ।
तो जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, अपनी क्लास में मेंस में बच्चे फेल नहीं होते हैं। उसके कारण ये कि ये जो प्रैक्टिस है ये आप लोगों की जो मैं करवाता हूं, अब चूंकि आज आप मेरे सामने नहीं बैठे हो और घर पे बैठ करके आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बता दूं। और एक और बात मैं कहूँगा आप लोगों से, चूंकि आप लोगों को सब पता है कि लगभग सभी जिलों में अपने अधिकारी बच्चे हैं, तो आप उनसे भी जा करके मिल करके, यदि कभी कोई कन्फ्यूज़न हो और आप हमारे पास तक नहीं आ पा रहे हैं, तो जितने अधिकारी हम लोगों की क्लास के पीएस एकेडमी के, उनसे जाके आप मिलें और कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे पूछें। वो आपको समय भी देंगे और आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन भी देंगे। इसके बाद भी यदि कोई परेशानी हो तो मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, कभी आप आ जाएं, फ़ोन पे बात कर लें, और लेकिन उत्तर लिख करके दिखाएं। ज़रूरत पड़े तो मुझे आप अपने आंसर्स को फ्रेम करके भेजें, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कहीं कोई गलती होगी तो वो भी बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि अब जो समय है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करके मेंस की तैयारी कर लीजिए। अब जो प्री वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, सिलेबस को उठाइए और सिलेबस को पहले तो ये देखिए कि हर सिलेबस पे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। पिछले सालों का जो एमपीपीएससी का ट्रेंड है उसमें 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, और मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, जीएस की। उस फर्स्ट पेपर के जीएस में आपको जो करना है वो ये है कि हर एक से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो माइक्रो एनालिटिकल लेवल पे जाते हैं। और इसके लिए आपको पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ना चाहिए। 3 बार सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम में। पहली बार सिर्फ ऊपरी सतही की, ताकि आपको कहानी की तरह से वो याद हो जाए। दूसरी बात, उसका जो मेजर पोर्शंस हैं, नाम हैं, डेट्स हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और तीसरी बार में उसकी जो माइक्रो एनालिसिस है उस पर देखें कि कौन कौन सी चीजें वो पूछ रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर करने जाएं उसके पहले आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, नेगेटिव, डबल नेगेटिव क्वेश्चंस जब होते हैं तो बच्चे उसमें एकदम फ्लो में आकर के, इनर्शिया उनका होता है पेपर को करने का, उसमें करके चले जाते हैं। आपको भी पता है यदि कोई बच्चा थोड़ी सी भी तैयारी करेगा तो 70 क्वेश्चन कर लेगा। लड़ाई 70 क्वेश्चन के बाद की है। तो आप कोशिश ये करिए कि जितने भी टॉपिक्स आप करते जाएं उतने सारे टॉपिक्स पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सॉल्व करें। आप देखेंगे कि क्वेश्चन को आप जानते थे फिर भी उसका उत्तर आपने गलत लगा दिया, तो वहां पर जैसे ही आप देखेंगे तो आप अपने को सुधार पाएंगे। एक दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पेपर दे रहे हो और पेपर देते समय, मतलब अभी एग्जाम के नहीं, मैं अभी मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो जब आप आंसर लगाएं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो 100 के 100 क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, आपको लगाने भी चाहिए। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि जो आप आंसर शीट लगाते जिसमें आप कंफर्म हो, उसमें तो कंफर्म लिख लीजिए, लगा दीजिए आंसर। लेकिन जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं, उसके आगे आप जी लिख दीजिए या टी लिख दीजिए, तुक्का लगा दीजिए, जो भी आपका सिंबल हो वो लगा दीजिए। और जब आप अपनी आंसर शीट को चेक कर रहे हो तो आप देखेंगे जिस पे आप एकदम कंफर्म थे वो गलत हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसको सुधार सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों मैंने कहा जी या टी लगाइए, गेस या तुक्का लगाइए, उसके पीछे एक कारण है। आप जब आंसर शीट चेक करते हैं, जो आपका गलत हो जाता है उसको तो आप देखते हो दोबारा, लेकिन जो सही हो जाता है उसको देखते हो क्या? वो आप नहीं देखते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम जी या टी लगाते हैं और वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो, हमें तो देखना है ना कि हमारा तुक्का भी सही हुआ था कि नहीं सही हुआ था। तो यदि तुक्का सही हुआ था तो कॉन्सेप्ट में क्या अच्छा था जिसकी वजह से सही हुआ, और तुक्का गलत हो गया तब तो आप उसको चेक करोगे ही करोगे। लेकिन हमको इस बात को ध्यान रखना है कि तुक्के से जो सही होता है वो हमारा हमेशा सही हो, उसकी हमारी प्रिपरेशन हो। ये आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको एक्सपोज करता है, और फिर एक एक टॉपिक लेकर के आप उसको करें। अभी अपने पास वक्त है, क्योंकि जो शेड्यूल आया है वो मई का शेड्यूल है, तो अभी अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का शेड्यूल है। और आप लोगों ने देखा है कि हम लोग वीकली अपनी क्लास में जो टेस्ट कर रहे हैं
उस पर लोग जो पहली बार में 95% लाए वो अगली बार 96% पे गए, जो पहली बार में 70% पे थे वो 75-78% पे गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको बड़े ऐसे ही दे दिया था, तो वो 30-35% पे भी थे। अगली बार उनको डांट पड़ी तो उन्होंने थोड़ा सा ठीक किया और अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आपको रिलैक्स नहीं होना है। मेंस में तो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन आएगा और आप अपने मन से लिखोगे, लेकिन प्री में तो आता है और नहीं आता है तो पक्का तुक्का है, आप उसको ठीक करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन चीज़ों से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कुछ और लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आकर के आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। और अपना ध्यान रखिए। ये जो कोविड-19 की कहानी अभी हमको सुनाई पड़ रही फिर से, आज अखबार में तो यही निकला है कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी है। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि मेहनत करें और 100% रिजल्ट दें। मैं आपके साथ रहता हूं हमेशा, आप कभी भी हमसे मिलते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ठीक से पढ़ें। और वो लोग जो इस वीडियो को यूट्यूब पे चूँकि ये लोग लोड कर देंगे, हमें ऐसा लगता है, तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लोग भी यदि कभी कोई परेशानी हो तो यहाँ आकर के मिल सकते हैं, या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से हमसे संपर्क करके अपनी जिज्ञासाओं का या समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और या फिर आप अपने शहर में, चूंकि आप जिस भी शहर में हो मध्य प्रदेश के, हमारे बच्चे हर शहर में हैं और बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी आप जाकर के संपर्क करके अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज की ये जो कहानी हम लोगों की ख़त्म करता हूँ। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।